की तरफ से किया जा रहा था। और परिवार जो दावा कर रहे हैं वो दवाई अभी जो जूनियर डॉक्टर्स हो या आम नागरिक हो उनके तरफ से भी किया जा रहा है कि सीबीआई का जो इन्वेस्टिगेशन वो सही तरीके से नहीं हुआ है। सीबीआई की तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन में सीबीआई बहुत सारे सवाल ऐसा है जिस सवाल का जवाब सीबीआई की तरफ से नहीं दिया गया है, ऐसा दावा भी जूनियर डॉक्टर की तरफ से किया जा रहा है। मगर सीबीआई की तरफ से कोर्ट के सामने एकदम स्पष्ट कर दिया गया था कि संजय रॉय ही मेन एक्यूज्ड है। संजय रॉय के खिलाफ में जो एविडेंस सीबीआई को मिला था वो एविडेंस कोर्ट में सबमिट किया गया था। जो एक्सपर्ट रिपोर्ट भी कोर्ट के सामने सबमिट किया गया था और उसी के आधार पर आज शियालदा कोर्ट की तरफ से संजय रॉय को दोषी ठहराया गया है। और संजय रॉय के खिलाफ में 3 धारा में संजय रॉय को दोषी ठहराया गया है और अगले सोमवार को ही संजय रॉय को कैसा सजा दिया जाएगा, क्या सजा दिया जाएगा, उसका जो वर्डिक्ट वो शियालदा कोर्ट की तरफ से सुनाया जाएगा। वो सजा क्या होगा वो जानने के लिए सोमवार तक वेट करना पड़ेगा। मेरे साथ बने रहिए क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के कुछ अंश हैं मेरे पास, मैं उसको यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ और फिर इसी सवाल को मैं आपसे वापस दोहराऊंगा और इस सवाल को आप यहाँ पब्लिक से भी पूछिएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जो 5 बड़े खुलासे थे वो ये कहते थे कि एबनॉर्मल सेक्सुअलिटी और जेनिटाइल टॉर्चर के कारण ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट्स पर गहरा घाव पाया गया। चिल्लाने से रोकने के लिए नाक, मुंह और गले को दबाया गया। गला घोटने से थायराइड का कार्टिलेज टूट गया। सिर को दीवार से सटाया गया जिससे वो चिल्ला ना सकें। पेट, होंठ, उंगलियों और बाएं पैर पर चोट पाई गई। इसके अलावा इतनी जोर से अटैक किया गया कि चश्मे के शीशे के टुकड़े उनकी आंखों में घुस गए थे ट्रेनी डॉक्टर की। दोनों आंखें, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। और 5वीं बड़ी बात इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की यह थी कि चेहरे पर आरोपी के नाखूनों से बने खरोच के निशान मिले। इससे पता चलता है कि पीड़िता ने खुद को बचाने के लिए काफी संघर्ष किया था। ये 5 मोटी मोटी बातें थी संजय रैनिक इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की। और जहां तक मैं बॉडी लैंग्वेज अगर संजय रॉय की देखूं तो वो कोई इतना तगड़ा तो था नहीं कि इतनी सारी चीजें कर सकता है, इतना नुकसान पहुंचा सकता था। इसीलिए शायद जो लोग हैं, जो माता पिता हैं और बीजेपी और बाकी लोग भी ये कह रहे हैं कि नहीं, ये एक आदमी का काम नहीं है और अभी ये अधूरा सच है, पूरा सच आना बाकी है। हाँ एकदम, देखिए परिवार की तरफ से हो या जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से और आम लोगों की तरफ से ही बार बार से ये सवाल इसी कारण में उठाया जा रहा है क्योंकि आप जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो 5 पॉइंटर का जिक्र किए उस 5 ठीक पॉइंटर पर अगर गौर किया जाए तो देखने को मिलेगा कि एक तरफ गला घोटने का बात किया गया है, एक तरफ नाखून का निशान का बात किया गया है, बाइट मार्क्स का बात किया गया है, जेनिटल पार्ट में जो इम्पैक्ट हुआ है उसका जिक्र किया गया है। इस तरीके का अकेला आदमी के तरफ से करना वो भी ड्रंक हालात पर, वो जब ड्रंक हालत में था, ऐसा पुलिस का इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ा है कि संजय रॉय जिस टाइम पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पहुंचे थे उस टाइम पर संजय रॉय ड्रंक थे। एक ड्रंक आदमी के बस का काम ये नहीं है, यही परिवार की तरफ से बार बार से दावा किया जा रहा है। सिर्फ परिवार की तरफ से नहीं, परिवार के साथ साथ ही जो डॉक्टर से, जो आम नागरिक है उनकी तरफ से भी यही बार बार से दावा किया जा रहा है कि ये अकेला बंदे का काम नहीं है, संजय रॉय के साथ और भी लोग इसमें शामिल है। और इसी कारण में वो लोग चाह रहे हैं कि सीबीआई सही तरीके से जांच करे और भी इन्वेस्टिगेशन जो है इन्वेस्टिगेशन को आगे ले जाए। मैं एक बार बात करूंगा, जूनियर डॉक्टर मेरे साथ है, वो ही ये पूरा बात को एक बार समझा सकते हैं कि ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया था, जिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक तरफ जेनिटल पार्ट में घाव का बात कहा गया था, बाइट मार्क्स का बात किया गया था, उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ था, विक्टिम के साथ जो अत्याचार हुआ था उसका जिस तरीके से जिक्र था पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, वो देख के आप लोगों को क्या लगता है, क्या संजय रॉय आज जिसको दोषी ठहराया गया है, क्या वो अकेला का बंदे का ये बस का काम था? नहीं, पहले से तो हम लोग बोला ये अकेला का काम नहीं हो सकता। इतना जो इंजुरी है, उधर इंजुरी मार्क है, इतना इंजुरी मिला है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है, वो 20 मिनट के अंदर संजय रे अकेला ये किया है, ये तो इम्पॉसिबल है और विदाउट हेल्प ऑफ अदर्स। तो ये कोई बच्चा को भी मालूम होगा एक आदमी का काम है, नहीं हो सकता। और CSFL का जो रिपोर्ट है उसमें देखा मल्टीपल DNA मिला है, इसको भी और प्रूव करता है मल्टीपल पर्सन इसमें जुड़ा हुआ है। और जो इधर पे जो CBI जो बोला है CCTV फुटेज में 68 पीपल को देखा है चेस्ट मेडिसिन के जाने आने में, तो ये क्या हुआ, सिर्फ संजय राय को आइडेंटिफाई कर पाया, ये क्या पॉसिबल है?
वो तो क्या होता है, ये कोलकाता पुलिस जो है जो जज में मतलब जो इन्वेस्टिगेशन किया था सीबीआई उसको ही सिर्फ सील मोहर स्टैम्प दे दिया, फ्रेश इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है, तो हम लोग का आंसर नहीं मिला, हम लोग का लड़ाई चलेगा। आप लोगों को क्या लगता है, क्योंकि सीबीआई के पास जब ये पूरा केस को हैंडओवर किया गया तभी बहुत दिन बीत चुका था, क्या आपको लगता है कि प्राइमरी स्टेज में कोलकाता पुलिस की तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन किया गया था उसमें किसी को छुपाने के लिए या तो किसी को बचाने के लिए क्या जो एविडेंस है, एविडेंस के साथ कोलकाता पुलिस ने टेम्पर किए थे? देखिए, कोलकाता पुलिस जो एविडेंस का टेम्पर किया है वो सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में पहले ही बोल चुका है, पर बाद में जो देखा है वो ये भी बोला है संदीप घोष चाला थाना का ओसी भी इसमें जुड़ा हुआ है। चाला थाना ओसी कौन है? वो तो कोलकाता पुलिस के साथ जुड़ा हुआ है, तो कोलकाता पुलिस इसमें इन्वॉल्व है, ये आज एक सनलाइट के तरह आज प्रूफ हो गया है। पर सीबीआई जिसका जो इन्वेस्टिगेशन करना था वो क्या किया, वो सीबीआई संदीप घोष चाला थाना ओसी को गिरफ्तार किया, उसके बाद उसको छोड़ दिया। तो आपके पास एविडेंस था इसलिए तो आप गिरफ्तार किया था, तो क्यों छोड़ दिया? ये तो आंसर नहीं है। तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट क्यों नहीं दिया? आप क्यों पहले चार्जशीट में 55 पेज में आप बोले थे जो हम लोग सप्लीमेंट्री चार्जशीट देंगे और 90 डेज बीत गए, आप नहीं दिया, अभी 5 महीना हो गया नहीं दिया, तो ये क्या है? वो न्यूट्रली वो फ्रेश कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, जो कोलकाता पुलिस बोला उसको वो स्टैम्प कर दिया। एकदम ही देखिए, जैसे कि जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से एकदम दावा किया जा रहा है कि कोलकाता पुलिस की तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन किया गया था उसके ऊपर ही सीबीआई की तरफ से सिलमोहर दिया गया है, और इसी कारण में सीबीआई का जो जांच वो आगे नहीं जा पाया। क्योंकि देखेंगे अगर ये पूरा इन्वेस्टिगेशन का अगर टाइमलाइन दिखा जाए तो ये टाइमलाइन में आपको दिखने को मिलेगा कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त ये घटना घटा। ये घटना घटने के बाद तुरंत देर ही जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ये डेड बॉडी रिकवर हुआ, तुरंत देर ही कोलकाता पुलिस का जो आउटपोस्ट था आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर में, वो आउटपोस्ट का जो ऑफिसर उधर पहुंचे। उसके बाद परिवार की तरफ से दावा किया गया कि ये पूरा इन्वेस्टिगेशन में पहला जो पॉइंट परिवार की तरफ से उठाया गया है कि परिवार ने दावा किया कि उनके पास जब कॉल आया पहले बताया गया आपका बेटी बीमार है, दूसरा टाइम फोन आया, फोन करके उनको बताया गया था कि आपका बेटी सुसाइड किया है। उसके बाद जब परिवार आरजीकर मेडिकल कॉलेज में आ पहुंचे थे, परिवार आने के बाद करीब 3 घंटा परिवार को वेट करना पड़ा, मगर उसी टाइम पर पुलिस की तरफ से एक बयान आया था। 9 अगस्त के बाद कोलकाता पुलिस का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोलकाता पुलिस की तरफ से कहा गया था कि जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज का सेमिनार हॉल है उसको कॉर्डन किया गया था। मगर उसके बाद 3 वीडियो फुटेज सामने आया। 3 वीडियो फुटेज में क्या सामने आया कि कोई कॉर्डन नहीं था आरजीकर मेडिकल कॉलेज का। जिस सेमिनार हॉल में डेड बॉडी रिकवर हुआ था उस डेड बॉडी स्पॉट में, यानी प्लेस ऑफ ऑकरेंस जो है, उस प्लेस ऑफ ऑकरेंस में करीब 50 से 70 लोग उधर मौजूद थे, जिसमें बहुत सारे ऐसा लोग थे जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर ही नहीं है, वो बाहर का डॉक्टर है और वो एक लॉबी का लोग है। एक पार्टिकुलर लॉबी चलता था, नॉर्थ बंगाल लॉबी, उस नॉर्थ बंगाल लॉबी का लोग है, वो उधर शामिल थे। और वो उधर शामिल होने के कारण में इधर सवाल आया था क्या कॉर्डन किया गया था। उसके बाद कोलकाता पुलिस की तरफ से कहा गया था कि हाँ कॉर्डन किया गया था। जिस एरिया का वीडियो फुटेज है, उस वीडियो फुटेज को देखते हुए कोलकाता पुलिस का कहना था कि ये वीडियो फुटेज बाहर का वीडियो फुटेज है। मगर सीबीआई की तरफ से कोर्ट में जो चार्जशीट पेश किया गया था, उसके बाद जो एविडेंस सीबीआई की तरफ से पेश किया गया था, उस एविडेंस में सीबीआई ने एक पॉइंट मेंशन किया था। सीबीआई की तरफ से मेंशन किया गया था कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज का सेमिनार हॉल के अंदर में करीब 48 के ऊपर जूते का निशान मिला है, और 48 के ऊपर जो जूते का निशान मिला है वो जूते का निशान किसका है और किस टाइम में पहुंचा है। क्योंकि आप देखेंगे कि सीबीआई ने जब ये केस को टेक ओवर किया, उसी टाइम पर दिल्ली से स्पेशल फॉरेंसिक एक्सपर्ट का टीम बुलाया गया था सीबीआई की तरफ से, जिसमें 5 लोग शामिल थे। जिसमें ये जो 5 लोग फॉरेंसिक एक्सपर्ट का टीम शामिल थे, उनके तरफ से डिजिटल एविडेंस कलेक्ट करने के लिए 3D मैपिंग किया गया था आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर में। जिस 3D मैपिंग में सीबीआई की तरफ से जो 3D मैपिंग तैयार किया गया था, जो तस्वीर तैयार किया गया था, सीएफएसएल का रिपोर्ट, हम लोग कुछ दिन पहले जो सीएफएसएल का रिपोर्ट पेश किए थे, उस सीएफएसएल का रिपोर्ट में सीबीआई की तरफ से 2-3 चीज मेंशन किया गया था। सीएफएसएल की तरफ से वो चीज को क्लैरिफाई
तय किया गया है। क्या है? पहला तो है सीबीआई की तरफ से ये जो डिजिटल एविडेंस कलेक्ट किया गया था उसमें कहा गया है कि आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का सेमिनार हॉल, जिस सेमिनार हॉल के अंदर से ये विक्टिम का डेड बॉडी रिकवर हुआ था, उस सेमिनार हॉल में 3 एंट्री एग्जिट पॉइंट है, यानी एक जगह का सीसीटीवी फुटेज सीबीआई के हाथ आया है जो कि कोलकाता पुलिस की तरफ से सीबीआई के पास दिया गया था, मगर 2 जो और एक एंट्री एग्जिट गेट है उस जगह का कोई सीसीटीवी फुटेज सीबीआई को नहीं मिला है। मगर सीबीआई जब जांच किए थे उस जांच के दौरान उनको देखने को मिला था कि आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का सेमिनार हॉल के अंदर में और भी 2 एक्स्ट्रा एंट्री एग्जिट पॉइंट है। दूसरी तरफ सीबीआई की तरफ से कहा जा रहा है कि जो डेड बॉडी बरामद हुआ था उसके पास से जो सैंपल कोलकाता पुलिस ने कलेक्ट किया था, कोट एंड कोट, मैं आपको फिर से मेंशन कर रहा हूं कि सीबीआई की तरफ से ये जो सीएफएसएल रिपोर्ट है, ये सीएफएसएल का रिपोर्ट में भी मेंशन किया गया था कि सीबीआई ने सीएफएसएल को इन्फॉर्म किया है कि कोलकाता पुलिस की तरफ से उनको जो सैंपल दिया गया था, कोट एंड कोट ये मेंशन किया गया है, कोलकाता पुलिस ने सैंपल दिया था, उस सैंपल के आधार में देखने को मिल रहा है कि डेड बॉडी के पास से बहुत और भी 4 डीएनए सैंपल बरामद हुआ है। तो इसी जगह में कोलकाता पुलिस के अगेंस्ट में सीबीआई का जो एडवोकेट है वो सुप्रीम कोर्ट में एक बात बोल रहे थे कि कोलकाता पुलिस की तरफ से एविडेंस को टैंपर किया गया था। और अभी इसी चीज को लेकर इस तरीके का जो सवाल है, एक तरफ सीबीआई कह रहा है कि कोलकाता पुलिस ने सैंपल दिया था और सैंपल में देखने को मिल रहा है कि कोलकाता पुलिस का सैंपल में और भी बहुत सारे डीएनए हैं, मगर कोलकाता पुलिस का जो कहना है कि वो डीएनए और दूसरे जो लोग उधर मौजूद थे, यानी वकाए वारदात में जो लोग फोटोग्राफर मौजूद थे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मौजूद थे, उनका हो सकता है उनका डीएनए भी मिल सकता है, क्योंकि वो लोग बॉडी टच किए थे, वो लोग उस जगह में मौजूद थे, तो उनका फुटप्रिंट भी उधर मौजूद हो सकता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सीएफएसएल का जो रिपोर्ट, वो रिपोर्ट में सीएफएसएल की तरफ से और एक चीज मेंशन किया गया था कि जिस जगह में, जिस मैट्रेस के ऊपर डेड बॉडी पड़ा हुआ था, उस जगह में कोई हाथापाई का घटना नहीं घटा है। और सीएफएसएल की तरफ से यह भी मेंशन किया गया था जिस जगह में बॉडी पड़ा है उस बॉडी के आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास वापस अभी लौट रहा हूं। अभी मैं आपसे ये पूछूंगा कि क्या सजा की मांग की गई है, क्योंकि सीबीआई ने तो कहा था कि इस मामले में फांसी होनी चाहिए जो संजय रॉय है जिसको दोषी करार दिया गया है, लेकिन जो धाराएं हैं, जिन धाराओं के तहत ये सजा सुनाई गई है, ये दोषी करार दिया गया है, उन धाराओं में क्या सजा है? क्या फांसी की सजा हो सकती है जैसा कि सीबीआई मांग कर रही है और पब्लिक सेंटिमेंट्स भी यही मांग कर रहे हैं? इस पर मैं बात करूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। सर, आप फिल्म के बारे में कुछ बताइए।